नमस्ते साथियों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और नाम है उसका मनी एंड क्रेडिट। किस तरीके से पैसे का लेन देन किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें बैंक्स क्या एक सोसाइटी में रोल प्ले करता है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें देखेंगे और साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक SHG ग्रुप्स क्या होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बारे में बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट फेज है उसमें मनी का जो रोल रहा है वो कैसे रहा है। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब भी हम मनी की बात करते हैं तो ये क्या है कि मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है, यानी कि कोई भी चीज़ यदि हमें लेनी है और वापस हमें जमा करानी है या हमें कुछ खरीदना है तो उसके लिए मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मनी एक्ट्स एंड द इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज़ द कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है, यानी कि कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है या एक्सचेंज करनी है गुड एंड सर्विसेज तो उसके लिए मनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वही इसमें कहा गया है, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। वो सारी सामग्री जो कोई भी महिला या पुरुष खरीदना चाहता है वो किससे पूरा हो सकता है, वो हो सकता है मनी से, यानी कि पैसे दो और सारा सामान खरीदो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लो। डिफरेंट फेज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर। अब किस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग फेज में, यानी कि अलग अलग कालखंड जो है उसमें मनी ने अपनी भूमिका निभाई है और किस तरीके से जो आज की जो करेंसी है वो हमारे सामने आई है। डिफरेंट फेज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी। फर्स्ट हम देखते हैं कौन सा, एशियन फेज, यानी कि प्राचीन काल जो था उसमें किस तरीके से लोग भाग, हम जानते हैं कि हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांट रखा है और पहला जो है एशियन टाइम है, दूसरा मिडाइवल टाइम है और थर्ड कौन सा है, मॉडर्न टाइम है जो आज का काल है। तो जब हम एशियन टाइम की बात करते हैं, जब राजा महाराजा यानी कि चंद्रगुप्त और इन सब की बात करते हैं तो उस समय पर इट इज द टाइम बिफोर द इंट्रोडक्ट ऑफ कॉइन्स। जो सिक्के होते हैं वो पहली बार इंट्रोडक्ट किए गए थे, पहली बार आए थे। जब सिक्कों की स्पेशली बात करूं तो जो गोल्ड के कॉइन्स थे वो गुप्त काल में आए थे, यानी कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमार गुप्त, ये जो टाइम पीरियड है, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त अलग है, तो उसके टाइम फेज में कॉइन्स आने लगे और कहां से आने, तो हिंद यवन जो लोग थे वो सारे भारत में लेके आए। तो एशियन फेज में इस तरीके का क्या हो गया, कॉइन्स जो है वो पहली बार इंट्रोडक्ट हो गया था। दूसरा मिडिवल फेज की हम बात करें कि यानी मध्यकाल कब होता है, तो हर्षवर्धन का जो टाइम है यानी कि 700 BC से लगा करके जो आगे वाला जितना भी टाइम है, जिसमें अकबर की बात करते हैं, हम सल्तनत काल की बात करते हैं, गुलाम डायनेस्टी की बात करते हैं, वो सारा जो टाइम पीरियड है वो सभी क्या होता है, यहाँ आता है। तो आफ्टर द बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है कि भाई बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय होता है, आप एक वस्तु दो और दूसरी वस्तु लो। पूरा डिटेल से मैं समझाता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर द बार्टर सिस्टम इन केम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। इस समय पर बार्टर सिस्टम बंद हो गया है और साथ में क्या चल रहा है, मेटल्स के कॉइन, यानी कि जो धातुएं होती है उसके कॉइन्स बनने लगे हैं, जिसमें कौन सी प्रमुख है, वो है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की, है ना। तो ये है। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो बार्टर सिस्टम देखिए एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। ये है बार्टर सिस्टम, है ना। ये देखिए, किसी को भेड़ की आवश्यकता है तो वो भेड़ देते हैं और उसके बदले में, जैसे कि मान लो आप हैं और आपको कोई मेरे से चीज़ लेनी है, अब मेरे पास मुझे रिक्वायर्ड है वीट की, यानी कि गेहूं की, और आपके पास मान लो मेज़ है और आप जो चाहते हैं वो सिर्फ मेरे पास है। तो इसका मतलब आपके पास यदि गेहूं होगा तो मैं आपको मेरी वस्तु दे पाऊंगा और यदि आपके पास नहीं है तो वो नहीं दे पाऊंगा। आपको ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसको मेज़ की जरूरत है और उसके पास आपकी जो चीज़ है वो होनी चाहिए। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया काम कि भाई अगर उस व्यक्ति को कैसे ढूंढे, है ना। तो इसके लिए बार्टर सिस्टम को बंद किया गया और उसके करेंसी को चलाया गया, है ना। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न फेज में क्या सिचुएशन क्रिएट हुई। इन द मॉडर्न फेज करेंसी लाइक पेपर नोट। अब मॉडर्न फेज में क्या हो गया, करेंसी आ गई और करेंसी देखिए, करेंसी तो ये भी करेंसी एक तरह की है ना, ये गोल्ड है, सिल्वर है और ये कॉपर कॉइन्स है। और अब यहाँ पे कौन सी करेंसी आने लग गई, अब यहाँ पे आ गए पेपर नोट, यानी कि जो कागज से जो नोट बनाए थे, जैसे आज हम देखते हैं 2000 की, 500 की जो भी नोट देखते हैं वो सभी क्या है यहाँ पे। एंड कॉइन्स आर यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसके साथ में जो सिक्के देते हैं हम लोहे के आज, है ना, स्टील के जो सिक्के देखते हैं, लोहे के, जो कॉपर, आयरन के जो देखते हैं, वो सभी क्या है यहाँ पर जो है आज मॉडर्न टाइम पे यूज किया जाता है। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी आर पेपर करेंसी। अब मॉडर्न फॉर्म में कौन सी है, करेंसी है, कॉइन्स है, डिमांड डिपॉजिट एंड चेक। ये डिमांड डिपॉजिट है, ये भी हम आगे बात करेंगे डिटेल से, इसमें क्या होता है डिमांड डिपॉजिट, और चेक है, चेक के बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। यस, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, मनी आज के संदर्भ में। In the earlier age, Indians used grains and the cattle as the money। जो इंडियंस है वो अनाज के लिए, ग्रेन्स के लिए सारा क्या यूज करते हैं, केटल्स यानी कि जीव जंतुओं का यूज किया जाता है, यानी कि कोई जीव दे दिया और उसके बदले में उन्होंने अनाज खरीद लिया। Thereafter came
द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन्स, लेकिन कुछ समय बाद ही मेटेलिक कॉइन्स का समय आ जाता है और उसमें कौन कौन सी मेटल यूज होती है, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अ फेज पीस द कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी, लेकिन ये जो समय है लगातार चलता रहता है। लेकिन जैसे ही नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड करेंसी, जैसे ही मॉडर्न टाइम आ जाता है उसमें एक करेंसी, दूसरी करेंसी जुड़ जाती है। अब ये कॉइन्स जो है क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे, तो अब उन्होंने क्या किया, पेपर नोट यूज करने लग गए और कॉइन्स यूज करने लगे। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग फ्रॉम द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। अब जो ये आज का जो समय है, ये सारा समय क्या है कि जितना भी पैसा आता है वो लोग करेंसी को डिपॉजिट करते हैं, यानी कि बैंक से निकालना और क्रेडिट करना, यानी कि बैंक में वापस जमा कराना। तो इस तरीके का जो काम है वो किसके थ्रू जुड़ा होता है, बैंकिंग के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। अब करेंसी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई करेंसी कहां से आती है। ऐसा तो है नहीं आप अपने घर में करेंसी बनाते हैं, तो करेंसी कहां से आती है वो सारी अपन बात करते हैं। इन इंडिया, अब हम इंडिया की बात करें तो करेंसी इन इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंडिया इशूड करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है केंद्र सरकार, जैसे कि 2022 में जो है 22-23 में जो है वो नरेंद्र मोदी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में सॉरी। तो इस तरीके नो अदर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशंस इज अलाउड टू इशू करेंसी। अब कोई भी जो दूसरा जो होता है वो उसको ये परमिशन नहीं है कि वो क्या करे, करेंसी को अलाउ करे, कोई करेंसी नहीं छाप सकता। यानी कि जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो परमिशन देती है आरबीआई को, तभी क्या करते हैं आरबीआई पैसा छाप सकती है और पैसे की प्रिंटिंग कर सकती है। द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्ट एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। और जो पैसा आरबीआई प्रिंटिंग करती है, जो देती है बैंकों के पास पहुंचाती है, अपने पास पहुंचाती है, वो पूरे भारत में एक्सेप्टेड है, उसको कोई भी मना नहीं कर सकता। डिपॉजिट इन बैंक, किस तरीके से हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। यस, द अदर फ्रॉम विच पीपल होल्ड मनी इज एंड डिपॉजिट विद बैंक्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैसा जो होता है वो सब क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक में रखते हैं। People deposit their extra cash with the banks by opening a bank account in their name। अब जो लोग होते हैं वो खुद का बैंक अकाउंट एक बनाते हैं, मतलब एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे एक अकाउंट है, भाई इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट है, फेसबुक पे अकाउंट है, उसी तरीके से बैंक में भी एक अकाउंट होता है। जो अकाउंट क्या काम करता है कि सिर्फ पैसा, अपने पास कितना पैसा है उसको बैंक में जमा रखता है, उसके बदले में वो क्या इंटरेस्ट देते हैं हम अपन को, है ना। तो ये एक्स्ट्रा कैश भी, तो अब उसके पास जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपए है ना, ये मान लो किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपीज है और उसको रिक्वायर्ड ही नहीं है इतनी। अब वो चाहता है कि 2,000 जो है वो मैं क्या कर लूँ, अपनी सेविंग के लिए रख लूँ, मतलब अब 2,000 जो है वो अपने खर्च के लिए निकाल लूँ, और बाकी जो 8,000 बचा है वो सारा क्या कर दूँ, बैंक में जमा कर दूँ। ये सारा क्या है, ये होता है डिपॉजिट बैंक में, है ना। यस, पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। अपने नाम से वो बैंक खाते में अपना अकाउंट खोलाते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड आल्सो पे एज अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। जो भी व्यक्ति जो पैसा जमा करते हैं तो बैंक उसके बदले में क्या करता है, उनको इंटरेस्ट पे करता है। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉल्स ऑन डिमांड। जब भी कभी व्यक्ति की डिमांड होती है, जैसे कि ये एक ए पर्सन है, इस पर्सन ने 8,000 रुपीज जो है वो डिपॉजिट कर दिए, 2,000 रुपीज अपने पास रखे, लेकिन इसको कुछ इमरजेंसी आ गई, अब ये चाहता है कि मेरे को वापस पैसा चाहिए, तो ये बैंक के पास जाएगा और कहेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। तो बैंक कहेगा ठीक है ये वापस ले लो। तो ये क्या कहलाता है, ये पैसा जब भी उसकी डिमांड होती है और पैसा वापस ले लेता है बैंक से, तो इसे कहते हैं द डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। वो क्या है, उसकी मांग है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। द पेमेंट आर मेड बाय चेक इंस्टेंट ऑफ कैश। ये जो व्यक्ति होता है चेक के थ्रू भी क्या करता है, अपना पैसा दे सकता है या पैसा ले सकता है। अ चेक इज, अब चेक क्या होता है वो देखते हैं। अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शन द बैंक ऑफ पे स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन्स इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। अब जो चेक होता है वो क्या करता है कि देखिए सभी, जब भी हम लोग बैंक में जाते हैं, अपना अकाउंट ओपन करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक बैंक चेक बुक देता है, और चेक बुक इस तरीके की एक चेक बुक होती है, इस तरीके की एक चेक बुक होती है। यहां पे आपको लिखा होता है पे फॉर, जैसे यानी पे लिखे होंगे, यहाँ पे इसका नाम आएगा, ये सारा अमाउंट आएगा जो आपको वर्ड्स में लिखना होगा, और उसके बाद में यहाँ पे बॉक्स बना होगा जिसमें अमाउंट लिखना है। जैसे कि 1 लाख लिखना है तो ये 1 लाख रुपीज यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 1 लाख यहाँ पे, अब भाई किसके नाम पे लिखना है, तो ये लिखिए LILESH यानी कि ले सर, है ना, इनके नाम पे। अब यहाँ पे क्या होता है, जिसका पेमेंट होता है ना, जिसका अकाउंट होता है, जो पे कर रहा है, उसका यहाँ पे चेक नंबर होता है, उस बैंक से रिलेटेड यहाँ पे चेक नंबर होता है। उसके बाद में यहाँ पे चेक डिटेल होती है, और यहाँ पे इसका सिग्नेचर होता है कि हस्ताक्षर जो देता है। जैसे कि मान लो मुझे कोई चेक दे रहा है तो किसी दूसरे का होगा मेरा, अब जैसे मैं पे कर रहा हूँ तो मैं किसी थर्ड पर्सन को कर रहा हूँ, यानी कि बी पर्सन को कर रहा हूँ, किसी भी नाम को ले लें, जैसे आपको पे कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दूंगा, है ना, ये सिग्नेचर कर दिया, और यहाँ पे पूरा पे करके और आपको चेक बना के दे दिया। चेक क्या, इसी पे एक स्लिप है, और इससे कितना भी बड़ा पेमेंट हो वो सारा आप कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है इस तरीके से। नाउ इशू लोन एक्टिविटी। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लोन ले सकते हैं, यानी पैसा उधार ले सकते हैं बैंक से, है ना। यस,
बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ देयर डिमांड एज कैश विद देमसेल्व्स। जो बैंक होता है वो अपने पास बहुत ही कम जो पैसा होता है वो रखता है, यानी कि सारा का सारा पैसा जो बैंक में जमा होता है उस तरीके से नहीं रख सकता। These days banks in India hold about 15% of their deposit as cash। अब जो बैंक है वो क्या करेगा कि सिर्फ 15% जो जितना भी उसका पैसा बना होगा, मतलब जितना भी पैसा उसके बैंक में होगा डे, मतलब आज जितना पैसा है उसका 15% वो क्या करेगा, कैश के रूप में रखेगा, बाकी सभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चले जाते हैं, है ना। दिस इज कीप्ड एज द प्रोविजंस टू, मतलब सारा पैसा रिजर्व बैंक में नहीं जाता है, थोड़ा पैसा रिजर्व बैंक रखता है, कुछ मिनिमम अमाउंट है, और उसके बाद में जो इधर लोन्स चलते हैं उस पर सारा ब्याज, उसी से तो ब्याज आता है, ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, फिर हमको कम इंटरेस्ट देता है। ये पूरा डिटेल से समझाता हूँ मैं आपको। दिस इज कीप्ड एज द प्रोविजंस टू पे द डिपोजिटर हु माइट कम फ्रॉम विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक्स ऑन एनी गिवन डे। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको पैसों की जरूरत होती है, तो इसलिए जो बैंक का पैसा होता है वो सिर्फ 15%, इमरजेंसी में कभी पैसा कोई निकाल, सारे पैसे तो एक साथ निकालने के लिए आएंगे नहीं, अगर सारे पैसा एक साथ निकालने आ गए तो बैंक करप्ट हो जाता है। जो अपने हिस्ट्री में हमने देखा था कि भाई जो इमरजेंसी आ गई थी 1930s में, बैंक करप्ट हो गया था यूएस के, तो वो एक सिनेरियो बना था। तो ऐसा होता नहीं है ना, कभी कभार हो जाता है लेकिन हमेशा नहीं होता। तो बैंक सिर्फ 15% अपने पास रखती है इमरजेंसी, ताकि वो लोग दे सके, बाकी सभी जो है दूसरे जो लोन दिया रहता है उन लोगों को। दिस इज विड्रॉ, ये जो लोग होते हैं वो कभी पैसा निकालने के लिए। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शंस ऑफ द डिपॉजिटर टू एक्सपेंड लोन। जो बहुत बड़ा जो पैसा होता है वो सभी लोगों को लोन देने के लिए काम आता है। देयर इज द ह्यूज डिमांड फ्रॉम लोन्स फ्रॉम द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो लोग होते हैं वो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू क्या करते हैं कि लोन लेते हैं बैंक से। देयर इज द ह्यूज डिमांड फ्रॉम द लोन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। बैंक चार्ज द हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन द डिपॉजिट्स। जो लोग पैसा जमा कराते हैं उसको जो बैंक लोन देता है, जैसे कि मैंने अपना पैसा बैंक में जमा कराया, तो बैंक जो मुझे लोन दे, मुझे जो इंटरेस्ट देगा उसके कंपैरिजन में बैंक जो मुझे पैसा दे रहा है, यानी कि देखिए दो चीजें हो गई। एक तो मैं बैंक को पैसा दे रहा हूं और उसके बदले में जो बैंक है वो मुझे वापस क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। एक बैंक मुझे पैसा दे रहा है और मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो जो बैंक मुझे जो पैसा दे रहा है उसका इंटरेस्ट होता है ज्यादा, लेकिन जो मैंने पैसा दिया है बैंक को उसका इंटरेस्ट होता है कम। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे मैंने 1 लाख रुपए जमा कराया बैंक में, है ना, ये जैसे कि ये है श्रीमाली सर और इन्होंने क्या किया है 1 लाख रुपए बैंक को दिए हैं, तो बैंक क्या करेगा, इसमें बहुत कम पैसा इंटरेस्ट देगा, जैसे कि 3.3% हो गया, है ना, 3.5% हो गया, तो इस तरीके से पैसा देगा। लेकिन जब मुझे पैसे की जरूरत होगी, बैंक जब पैसा देगा तो जैसे कि 1 लाख रुपए हो गए, है ना, तो बैंक जो है वो 7%, 8%, 9%, कितना भी परसेंट पैसा ले सकता है। तो इस तरीके से क्या सिनेरियो काम करता है जिससे बैंक को प्रॉफिट होता है। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड बाय बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर बैंक्स। जो बैंक्स होता है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैंक के इनकम ऑफ सोर्स के लिए, यानी कि बैंक इसी तरीके से काम करता है। बैंक को जब पैसे की जरूरत होती है तो बैंक इस चीजों से पैसे कमाता है, ये सोर्स है लोन से। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको, है ना। ये देखिए जैसे किसी की सैलरी है उसने जमा कराया, बिजनेसमैन है उसने किराया हार्वेस्टिंग के लिए पैसे जमा कराया, ये वापस लोन दे रहा है, जैसे ट्रैक्टर पे इसने लोन ले लिया। अब लोन देता तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप गए और आपको लोन दे दिया, भाई साहब मुझे लोन दो, ऐसा नहीं, बहुत पेपर वर्क होता है उसमें जो हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी, है ना। जैसे कार पे लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, घर पे लोन ले लिया। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, अब हम 2 सिचुएशंस देखते हैं कि किस तरीके से 2 सिचुएशंस क्रिएट हुई। एक तो हम देखते हैं सलीम्स की और एक देते हैं हम सपना की प्रॉब्लम, है ना। यस, क्रेडिट लोन रेफर्स to an agreement in which the lender supplies the borrowers with money, goods or services in return from the promise for future payment। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति से पैसा लिया, जैसे कि मैंने आप लोगों से पैसा लिया कि यार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 1-2 महीने में वापस आपको पैसा दे दूंगा, या आपका मित्र जो है वो सारा पैसा ले रहा है, तो ये इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल लोन्स होते हैं, है ना। तो एक सिचुएशन क्रेडिट होती है कि भाई इन दो जो लोग हैं ये दोनों ये पैसा ले रहे हैं किसी से और पैसा ले रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में मैं आपको पैसा अच्छा पेमेंट कर दूंगा विद इंटरेस्ट। हियर आर 2 एग्जांपल व्हिच हेल्प यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्रेडिट वर्क। तो हम 2 एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि किस तरीके से काम कर रहा है। एक फेस्टिवल सीजन्स की हम बात करेंगे कि एक समय आया है, फेस्टिवल सीजन आया है और इसमें सलीम को क्या करना है, शूज के लिए जो है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है और उसकी शूज की रिक्वायर्ड आई है। तो इन दिस केस सलीम ऑब्टेन्स क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू प्रोडक्शंस। द क्रेडिट हेल्प्स हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शंस, कंप्लीट प्रोडक्शंस ऑन टाइम एंड thereby increase his earning. In these situations credit helps to increase earning and therefore the person is better off than before। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। सलीम एक व्यक्ति है, इसको एक ऑर्डर आया, शूज का ऑर्डर आया और शूज के ऑर्डर में इसने क्या किया, इंटरेस्ट लिया, है ना। इंटरेस्ट मतलब ब्याज पे पैसा लिया, वो इंटरेस्ट नहीं कि हाँ भाई बहुत अच्छी रुचि लेना, वो नहीं,
इंटरेस्ट लिया और इसने क्या किया, उसका ऑर्डर दिया, शूज मंगवा दिए और उसने फिर वापस शूज उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट कमाई और इसने जो इंटरेस्ट लिया था यहाँ से वो वापस इंटरेस्ट पे कर दिया, पैसा पे कर दिया और इसकी जो इसका सिचुएशन थी वो बेटर हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी प्रॉब्लम्स। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, एक दूसरी प्रॉब्लम, ये तो अच्छी थी, गुड थी ये तो, है ना। अब स्वप्नास की प्रॉब्लम देखते हैं हम। स्वप्नास प्रॉब्लम क्या है? इन स्वप्नास केस द फेलियर ऑफ द क्रॉप्स मेड लोन पेमेंट इम्पॉसिबल, शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू रीपे द लोन। अब सपना एक औरत है, महिला है, जैसे कि ये मान ले, और इसने क्या किया है कि पेमेंट लिया है किसी से और पेमेंट लेने के बाद में उसने सोचा कि अच्छी होगी, इस बार बारिश अच्छी होगी तो मैं पेमेंट बहुत अच्छे से पे कर दूंगी। लेकिन सिचुएशन क्या होता है, बारिश अच्छी नहीं होती है और बारिश अच्छी नहीं होती है तो सारा इसका क्या, सारी जो फसल होती है वो खराब हो जाती है। क्रेडिट इंटरेस्ट ऑफ हेल्पिंग सपनास इंप्रूव हर अर्निंग लेफ्ट हर वर्थ ऑफ, वो सोचती है कि जो जैसे भी क्रेडिट मिलेगा उससे मेरी सिचुएशंस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है और नहीं होता है तो ये क्या फेलियर हो जाती है और इसको अपना जो एक पार्ट है, जो खेत है, लैंड है, उसको सेल करना पड़ता है ना। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डेब्ट ट्रैप, और इसके यही एक एग्जांपल है डेब्ट ट्रैप का। और इसमें क्या होता है, लोन पे लोन ले लेते हैं और व्यक्ति जो है हमेशा जिंदगी में लोन के ट्रैप में फंस जाता है। क्रेडिट इन द केस pushes the borrowers into a situations from where रिकवरी इज वेरी पेनफुल। जब ये हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं तो इससे बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया। वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशंस ऑफ वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लॉस। और ये जो वेदर होता है, ये जो मौसम होता है, ये इसके सपोर्ट में नहीं रहता है सपना की, और फसल अच्छी नहीं होती है तो क्या होता है, ये सारा जो है ये सिचुएशन बहुत रिस्की हो जाती है और ये सारा अपना खो देती है, सारी भूमि जो होती है वो खो देती है, लैंड जो होती है उसको सेल करना पड़ता है और फेलियर हो जाती है। तो दो सिचुएशन देखी जिसमें से एक अच्छी हो सकती है और दूसरी अच्छी नहीं थी। तो ये दो हमने चीज़ें देखी, है ना। अब बढ़ते हैं आगे और इसका पूरा एग्जांपल हो तो हम बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूं मैं आपको। चलिए, ये दोनों एग्जांपल है और इन दोनों एग्जांपल को हम बेहतर तरीके से समझते हैं। आपकी बुक में भी दे रखा है ये, है ना। यस, it is a festival season 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from the large trend is the town of 3000 pairs of shoes to be delivered in the month time. To complete productions on time, Salim has to hire a few more workers from ये कुछ ब्लर आ रहा है तो इस पढ़ाई नहीं दे रहा है ना। And passing work he has to purchase the raw materials to meet these expenses. Salim obtains loans from two sources. First, he asked the leather suppliers to supply leather now and promised to pay him later. ये कह रहा है कि 3000 जो पेयर्स हैं, यानी कि जो जूते हैं, वो उसका ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलने के साथ में सलीम क्या करता है कि इसको ऑर्डर दे देता है और एक तो पहला दो व्यक्तियों से ये हेल्प लेता है। पहला वो है कौन, जो लेदर सेल करता है और उससे क्या कहता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा तो आप मुझे एक बार सब कर देना। सेकंड वो व्यक्ति है, ही obtains loans on from the large tenders as advance payment from 1000 pairs of shoes with the promise to deliver the whole order by the end of the month. 1000 जूते की जोड़ी जो है उसका पेमेंट तो वो एडवांस कर देता है, लेकिन वो कहता है कि ये जो सीजन खत्म होगा इस मंथ के एंड में मैं आपको सारा पेमेंट कर दूंगा, ये प्रॉमिस करता है उसको। एट the end of the month, Salim too is able to deliver the order, makes a good profit and repay the money that he had borrowed. और वो जो प्रॉमिस करता है वो प्रॉमिस वो निभाता है और निभाने के बाद में वो उसका पेमेंट पूरा कर देता है। अब एक स्वप्ना की प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई भाई, इसने रिस्क तो लिया लेकिन रिस्क में इसका सक्सेसफुल हो गया, है ना। पहले भी हो सकता था सारा शूज अगर रुक जाए तो ये हो सकता है कि वो क्या कर रहा है, फेल हो जाए इसमें। लेकिन अब हम स्वप्ना की प्रॉब्लम देखते हैं। स्वप्ना स्मॉल फार्मर ग्राउंडनट्स, वो मूंगफली उगाती है और एक स्मॉल फार्मर है। हर 3 एकड़ ऑफ लैंड, उसके 3 एकड़ की एक भूमि है। शी टेक्स अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशंस। वो एक मनी लेंडर से मिलती है, यानी कि भूमि का एक बड़े मालिक से मिलती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे सारा फार्मिंग करना चाहती हूँ और फार्मिंग करने के साथ में मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं आपको पेमेंट करूंगी। होपिंग हर हार्वेस्टिंग वुड हेल्प रीपे द लोन। वो सोचती है कि इस बार जो मौसम होगा वो अच्छा होगा और मुझे लोन वापस दे दूंगा। मिडवे थ्रो द सीजन्स ऑफ क्रॉप इज हिट बाय पेट्स एंड द क्रॉप्स फेल्स। और इसके साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और उसकी फसल जो होती है वो धूप से जल जाती है। थ्रो सपनाज सरप्राइज हर क्रॉप्स विद द एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स। सपना जो होती है वो जो फसल जल जाती है लेकिन फिर भी उसमें एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड जो होती है वो भी पैसे उधार लेके उससे करती है, छिड़काव करती है। इट मैक्स लिटिल डिफरेंट, उससे बहुत कम जो है फायदा उसे मिलता है। शी इज अनेबल टू रीपे द मनी लेंडर एंड द डेप्ट ग्रोज ओवर द ईयर इनटू द लार्ज अमाउंट। और इसके साथ में ही जो सपना है ये क्या बहुत एक डेप्ट में फंस जाती है और उसका पेमेंट वापस नहीं कर पाती है और द ईयर द लार्ज अमाउंट। नेक्स्ट ईयर सपना, अगले ही साल सपना
टेक्स अ फ्रेश लोन फ्रॉम कल्टिवेशन, जो सपना है एक लोन तो पहले से उसका चल रहा है और दूसरा लोन क्या है उसमें ले लिया है। इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप हिज ईयर दिस ईयर, और इसके इस साल में भी बहुत ही नॉर्मल क्रॉप जो होती है, बट इज द अर्निंग आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन, लेकिन उससे जो अर्निंग हो रही है वो इतनी इनफ नहीं है कि सपना उससे पेमेंट कर सके लोन। शी इज कैच इज डेप्ट इन डेप्ट, और अभी दो लोन के चक्कर में ये सपना जो है फंस गई है। शी हैज सेल अ पार्ट ऑफ द लैंड टू पे ऑफ द डेप्थ, और उधारी के चुकाने के चक्कर में ये अपनी जो भूमि है वो बेच देती है ना। तो ये एक सिचुएशन क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं कि क्या टर्म्स है, जो मैंने आपको अभी बताया ना कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं और वो कहें कि भाई सब लोग पैसे दो, ऐसे नहीं होता है। बैंक जो होता है वो आपसे कुछ फॉर्मेलिटीज पैसे करता है। ऐसे तो हर दूसरा व्यक्ति क्या करे, पहुंच जाए बैंक और उनके कहे कि लाओ पैसे दो, ऐसे नहीं चलता है ना। पैसे देंगे, बैंक देंगे पैसे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका पिताजी का जो घर है वो गिरवी रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का काम जो करेंगे तो बैंक लोन दे देगा। एवरी लोन्स एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट दैट द बोरोवर्स मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। कुछ इनके सिद्धांत होते हैं जो जिस सिद्धांत के थ्रू ये सारे जो लोन होते हैं वो पेमेंट करते हैं। इन एडिशंस लेंडर्स आल्सो डिमांड कोलेट्रियल सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। जब भी ये पेमेंट करता है बैंक तो उसके बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटी देता है। भाई साहब आप लोन तो ले जा रहे हो लेकिन हमें कुछ सिक्योरिटी तो दो, बाकी हम आपको कहाँ ढूंढते फिरेंगे इतनी 140 की करनी आबादी में, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ क्या करना है, हमें आश्वासन देना है कि हाँ हमारे पास ये जमीन है और इस जमीन पे आप लोन दे सकते हैं। हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी इज द एसेंस दैट द बोरोवर्स ओवन, जो उसके बोरोवर्स की खुद की होनी चाहिए, यानी कि जो पेमेंट ले रहा है वो उसकी खुद की होनी चाहिए। सच एज लैंड, जैसे कि उसका खुद का कोई भूमि हो, बिल्डिंग्स, उसकी कोई बिल्डिंग हो, व्हीकल हो, लाइव स्टॉक यानी कि कोई वाहन हो, कोई जीव जंतु हो, है ना, बकरी वगैरह या गाय वगैरह, ऐसा भैंस वगैरह, पाड़ी वगैरह हो। तो डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, और इसके साथ में ही वो बैंक में क्या कर सकें, उस पर लोन ले सकें। एंड यूज्ड दिस द गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। वो गारंटी देना चाहिए व्यक्ति कि भाई आप अगर पेमेंट नहीं करते हैं, इफ द बोरोवर्स फेल्स टू रीपे द लोन्स, अगर बोरोवर्स फेल हो जाता है कि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है बैंक को, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द एसेट टू और कोलेट्रल टू ऑब्टेन पेमेंट। और ये क्या कर सकता है, उसको ये राइट होता है कि ये आप क्या कर सकें, इस चीज को सेल कर सकें। ये देखिए, कोई अगर फॉर्मल लोन दे रहा है ना, कोई पर्सन भी, मैं भी किसी को कुछ पैसा उधार दे रहा हूं तो ये मेरे पे भी लागू होती है कि मैं उससे ये चीज ले सकता हूं, और बैंक तो ये मस्ट है, करती ही करती है। Yes, interested, collateral and the documentations required and the mode of repayment। जैसे ही ये जो बैंक है ये सारा देख लेती है, उसके बाद एक तय करती है कि ये इंटरेस्ट अभी चल रही है तो हम आपको इस रेट पर पैसा देंगे। टुगेदर आर कॉल्ड इन द टर्म ऑफ क्रेडिट। आप T&C देखते हैं, टर्म एंड क्रेडिट, तो ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस है कि इस तरीके का है। इट में वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर्स, और इसके साथ में ही ये एक प्राकृतिक संभावना बन जाती है किसी भी बोरोवर्स के लिए कि वो अपनी जमीन दे, और एक लेंडर जो उसको एक विश्वास रहे कि हाँ ये सारी इसकी चीजें पास में है। जो छोटी छोटी बैंक आप जाते हैं और आपको एक साइन करवाती है, छोटे छोटे शब्दों में जो लिखे होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन, बहुत खतरनाक चीजें लिखी हुई होती है उसमें, है ना, हम ध्यान नहीं देते हैं। हाँ नो, अब क्या क्या चीजें हैं देखिए। स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, भाई एक फिक्स रेट होगी कि इसी रेट पे मैं आपको क्या करूंगा कि पेमेंट दूंगा। सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन इज रिकवरी, द पेमेंट इज द बोरोवर फेल टू रीपे इट, दिस सिक्योरिटी इज कॉल्ड कोलेट्रल। एक ऐसी सिक्योरिटी उसके पास होनी चाहिए जो क्या करे, पेमेंट उसको वापस दे सके। तो ये सिक्योरिटी क्या कोलेट्रल कहलाती है। The assist accept as collateral as our land और property vehicle ऐसी accepted होनी चाहिए, उसके नाम पे होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हो सकती है, व्हीकल्स हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकती है, स्टैंडिंग क्रॉप्स हो सकती है यानी कि खड़ी फसल हो सकती है, बैंक डिपॉजिट्स यानी कि उसके पास में बैंक में कुछ एफडी करा रखी हो तो उस पर भी वो लोन ले सकता है ना। बोरोवर्स नीड टू सबमिट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक प्रूफ ऑफ आईडी। भाई बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिर्फ ये तो आपने नाम पे कर दिया, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। उसमें क्या है, आइडेंटिटी है कि भाई आप किसी न किसी आइडेंटिटी पे काम कर रहे हैं। हाँ, रेजिडेंस यानी कि आप कहाँ रह रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, भाई आप कौन से गवर्नमेंट जॉब में हैं या किस में है, ये भी बहुत जरूरी है बैंक को जानना। यस, इनकम टू अवेल और लोन, भाई ये सभी देखते हुए बैंक क्या करता है, पेमेंट देता है। द लेंडर रिजर्व द राइट टू सेल द कोलेट्रल इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट टू रिकवर द लोन अमाउंट। तीन बार ये बात बता दी मैंने कि भाई साहब आपके पास अगर पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी जगह का ये लेंडर जो पैसा दे रहा है, चाहे वो बैंक हो या कोई भी हो, वो सेल कर सकता है यानी कि बेच सकता है। ठीक है, इसलिए लोन नहीं लेना, खुद कमाओ और खुद खाओ। यस, अब हम एक एग्जांपल है रामा का, ये फिर बाद में देखते हैं। कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं, ये कि भाई ये अलग अलग फसलें जो बोल रहे हैं ये आप डायरेक्टली उसमें से पढ़ लेना। हम जो महत्वपूर्ण चीज है वो यहाँ पे पढ़ेंगे।
यस, अब हम देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, किस तरीके से फॉर्मल सेक्टर्स जो होते हैं, दोनों बताऊंगा मैं आपको, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों केसेस में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। यस, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज सर्कल फ्रॉम द कंट्रीज डेवलपमेंट। जो कंट्री है, किसी कोई भी राष्ट्र है, उसके लिए एक जो राष्ट्र होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो बहुत ही कम ब्याज पर पैसा देते हैं ताकि जो कंट्री होती है उसका डेवलपमेंट होता रहे। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलो। हम देखते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो लोन्स होते हैं वो, पहला हम देखते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट फॉर्मल सेक्टर लोन एंड सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। क्या फर्क होता है, बहुत अच्छे से बताता हूं मैं आपको। These are the loans from banks and cooperatives. The Reserve Bank of India supervise the functioning of formal sources of loan. Bank have to submit informations to the RBI on how much they are lending to whom and what interest rate etc. जो फॉर्मल सेक्टर्स होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो बैंक्स के दिया जाता है, बैंक्स के द्वारा और किसी न किसी कोऑपरेटिव के द्वारा। अब ये तो अपनी पसंद से, ऐसा नहीं है कि भाई ये बैंक जो है वो एसबीआई का बैंक है तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, एचडीएफसी का है तो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसा नहीं है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, मैंने आपको बताया, जो क्या करता है, मेनली जो पैसा छापता है, और बैंकों का बैंक है, यानी कि सब बैंक पे जो हेड होता है वो रिजर्व बैंक करता है। अब क्या इंटरेस्ट रेट होनी चाहिए, किस तरीके की सारे लोन्स में एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये सभी कौन तय करता है, ये गाइडलाइन निकलती है रिजर्व बैंक इंडिया की, और उसके नॉर्म्स पे क्या करते हैं बैंक्स जो होते हैं वो सभी इंटरेस्ट देते हैं। अब हम देखते हैं, मतलब लोन देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स, यानी कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इनफॉर्मल तरीके के हैं। देयर आर द लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स, जैसे कि कोई एक बड़ा भूमि मालिक होता है, मनी लेंडर है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। ट्रेडर्स है, यानी कोई बड़ा व्यापारी है, कोई इंप्लॉयर्स है, कोई ऐसा जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, रिलेटिव्स है, जैसे कि आपके दोस्त वगैरह, फूफा जी वगैरह, ऐसे कोई लोग हैं, और आपके कोई मित्र हैं जिसके पास पैसे हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो कि फकीरी हो, तो इस तरीके से ऐसा कोई मित्र हो जो पैसा देने लायक हो, जिसकी संभावनाएं कम रहती है, रिलेटिव्स जो पैसा देने में बहुत सर चढ़ता है, इंप्लॉयर जो ब्याज लेते हैं, टेंडर भी उसी के लकन के होते हैं, और मनी लेंडर भी वैसे होते हैं, etc. देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशंस, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होता है, विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर्स इन द फॉर्मल सेक्टर्स, और इसके साथ में ही ये जो होती है क्रेडिट और इनकी एक्टिविटी जो होती है वो उससे फॉर्मल सेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, ये क्रेडिट एक्टिविटीज फ्रॉम लेंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, ये जो भी सभी जो लोग मैंने आपको बताया ये सभी इनफॉर्मल में आता है। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। इसमें अगर आपने पैसा ले लिया और पैसा लेने के बाद में ये जब चाहे तब पैसा मांग सकते हैं, इनकी कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होती है, जितना चाहे उतना पैसा मांग सकते हैं। आपका मित्र है और कह दे कि भाई इन्हें 500 नहीं, इसने 1000 रुपये में लिए हैं मेरे से, तो इस तरीके की संभावनाएं हो सकती है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कोई सुपरवाइजर नहीं होता है, जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसा यहाँ पे काम होता है ना। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, अब हम दोनों देखते हैं कि फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट के बारे में। द फॉर्मल सेक्टर मीट्स ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ रूरल पीपल। जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उसमें क्या होता है कि बहुत ही आधे दर्जन के ही लोग हैं, यानी कि 50% ही लोग हैं जिनके पास में फॉर्मल सेक्टर का पैसा मिल जा पा रहा है, यानी कि बैंक से है, क्योंकि बैंक की पहुंच ही नहीं है। बैंक ही नहीं है, बेचारे बैंक से लेंगे कैसे, पैसा कैसे लेंगे। और अगर बैंक वहाँ पे है तो वहाँ पे क्या है उनकी सिचुएशंस की, वहाँ पे उनके पास में कोई लैंड नहीं है, कोई ऐसा जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी के थ्रू रख सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है उनके पास में। तो द रिमाइनिंग क्रेडिट नीड्स आर मीट फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। तो इनके पास सिर्फ एक ही उपाय रहता है, और वो क्या उपाय है कि वो सभी क्या कर सकें, इनफॉर्मल तरीके से सारा पैसा ले सकें, यानी कि जो भूमि मालिक होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, जो फैमिलीज होती हैं, उनसे वो सारा पैसा ले सके फैमिली मेंबर्स हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट फॉर्मल क्रेडिट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड मोर इक्वली सो दैट द पुअर कैन बेनिफिट फ्रॉम चीपर लोन्स। तो ये जरूरी है कि सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ये जो इस तरीके का जो फॉर्मल क्रेडिट है वो सभी लोगों तक पहुंच सके और उनके पास उनकी संभावनाएं बढ़ सके, जिससे उनको कम रेट में पैसा मिल सके। यस, फर्स्ट इट इज नेसेसरी दैट द बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लेंडिंग। तो ये जरूरी है कि जो बैंक्स होते हैं और जो कोऑपरेटिव्स होते हैं वो लोग क्या करें, अपना पैसा लगाएं और गाँवों में जाएं, और गाँव में जाने के बाद उनकी फैसिलिटीज़ पहुंचाएं, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। हाँ, गाँव की बात की, सो दैट द डेवलपमेंट डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट रिड्यूस्ड। और इसके साथ में ही जो वो निर्भर हैं किन लोगों पर, इनफॉर्मल सेक्टर्स पे, इनफॉर्मल लोन्स पे जो निर्भर हैं वो सभी कम हो सके, और उसके साथ में उनको लोन चीप रेट पे लोन मिल सके और फॉर्मल तरीके से लोन मिल सके। वाइल द फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स नीड्स टू एक्सपेंड एट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द एवरीवन रिसीव्ड देयर लोन्स। और इसके साथ में ही जो
जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं वो सभी फॉर्मल जो लोन्स हैं, फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं वो सभी तक पहुंच बना सकें, जिससे लोगों तक आसानी से पैसा पहुंच सकें। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात, ये तो सारे फॉर्मल इनफॉर्मल के हो गए, क्या प्रयास करना चाहिए, ये सारी बात हो गई, चलो ये तो होता रहेगा और सारा काम चलता रहेगा। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक पे आ जाते हैं, वो है SHG, और ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इस वर्ष 2024 में ये बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आया है। Now, self-help group from the poor household and are still dependent on informal sources of credit because of the following reasons। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, यानी कि देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, छोटी सी तरीके से समझ लेते हैं। जो आप देखते हैं कि आपने कभी किसी से सुना होगा कि मैं किस्त जमा कराने जा रहा हूँ, या मैं किस्तें वहाँ पे जमा कराना हूँ, किस्त उठानी है या किस्त जमा करानी है, ये सारी क्या है कि ग्रुप बनाया जाता है, और ग्रुप बनाने के थ्रू ये लोग आपस में जुड़ते हैं। मेनली ये सक्सेसफुल रहा है वुमेन्स के लिए, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो सेविंग करके पैसा जमा कराती है और वो उस पर नजर रखते हैं। लेकिन इसको और ऑफिशियली करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, बैंक से अटैच कर लेते हैं, यानी कि बैंक में खाता खोलाते हैं और उसमें बैंक में सारा पैसा इकट्ठा करते हैं, है ना। Poor household are still dependent on informal sources of credit because of the following reasons। जो poor persons होते हैं वो informal sectors पे, sources पे डिपेंड रहते हैं। और क्यों रहते हैं, क्योंकि banks are not present everywhere in rural India। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बैंक्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं है, बैंक वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इवन इफ बैंक्स आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन, अगर कहीं पर भी बैंक अवेलेबल है तो फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट एज द रिक्वायर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। तो बैंक को जो रिक्वायर्ड है, बैंक को जो चीज़ें की आवश्यकता है, वो सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही है इन बैंक को, ताकि जिससे वो लोन नहीं ले पा रहे हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम से पीपल क्रेडिट सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इससे निपटने के लिए इन सभी लोगों ने क्या किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है, SHG ग्रुप्स बनाए हैं, जिससे SHG ग्रुप्स आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर पीपल। कुछ जो गरीब लोग हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप होता है। पीपल हो प्रमोट स्मॉल सेविंग, उनकी छोटी छोटी जो सेविंग होती है, जैसे कि 500 रुपये, किसी व्यक्ति को 2000 रुपये की जरूरत है तो 5 लोगों ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, 500 तो ये 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ इकट्ठे हो गए, तो 500 रुपये तो सेविंग रह गई और 2000 रुपये का उसने लोन ले लिया, तो बहुत कम रेट में उसको लोन दे दिया जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से। तो ये इस कैसे ये बन सकता है, काम हो सकता है। टिपिकल SHG हैज 15 to 20 मेंबर। इसमें अधिकतर क्या कितने लोग होते हैं कि भाई 15 से 20 लोग इसमें हो सकते हैं, है ना। यूजली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मेट जो सेव रेगुलरली। इसमें वो सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आसपास के लोग होते हैं और आसपास के घरों के पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी होने के साथ में जो रोजाना मिलते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, किस तरीके से एडवांटेज रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप की और किस तरीके से ये जो है सक्सेसफुल रहा है। इसका भी मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, बंगाल का हम एग्जाम्पल देंगे, बांग्लादेश का, है ना। एडवांटेज Yes, advantage of self-help group यानी कि SHG, it helps borrower to overcome the problems of lack of collateral। बहुत महत्वपूर्ण कि ये जो सिक्योरिटी की एक दिक्कत थी कि भाई पैसा कहाँ से लाए, ये सारा जमीन है वो कहाँ से लिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन पूरा कैसे किया जाए, तो उससे निपटने के लिए इन लोगों ने क्या है, एक बड़ा रिसोर्स मिल गया इनको। Yes, people can get timely loans from the variety of purpose and at the reasonable interest rate। लोगों को बहुत ही एक समय भी मिल गया कि भाई इतना समय फिक्स नहीं है कि आपको इसी समय में सारा ये देना है, पैसा देना है। और दूसरा क्या है कि बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट है, भाई बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे आपको पैसा मिल रहा है। SHG आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रूरल पुअर। और SHG एक क्या हो गया, एक बड़ी अहम भूमिका निभाने लग गया और एक ऑर्गेनाइजेशंस बन जाता है और रूरल एरिया में सभी लोगों को पैसा अवेलेबल करा देता है। इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंट। जो महिला होती है उनको खुद को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है, वो महिलाएं खुद सक्षम बन सके उसके लिए प्रेरित करती है। द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप ऑफ प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिस्कस एंड द एक्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वॉयलेंस, etc। जो घरेलू हिंसा होती है, जो उनके शारीरिक चीजें होती है, हेल्थ होती है, तो ये सभी क्या करें, इनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया रेगुलर बेसिस पे कि इनकी ये समस्या आ रही है सोसाइटी में और इनको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके की क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में संभावनाएं बड़ी है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ग्रामीण बैंक है बांग्लादेश में वो सक्सेसफुल रहा है ना। यस, Grameen Bank of Bangladesh is one of the biggest success story in reaching the poor to meet their credit needs at reasonable rates। जो ग्रामीण बैंक हैं बांग्लादेश के, वो उसमें SHG ग्रुप्स बहुत, ये ग्रामीण बैंक की बात हो रही है ना, SHG की बात तो अपन ने कर ली। ग्रामीण बैंक कैसे सक्सेसफुल रहे हैं, तो ग्रामीण बैंक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रेट पे उनको लोन अवेलेबल करा देती है। वो ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में 1970s में स्टार्ट होती है। 1970 स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटे से एक प्रोजेक्ट के रूप में वहां से स्टार्ट होती है। ग्रामीण बैंक इन 2018 हैज ओवर 9 मिलियन मेंबर इन अबाउट 81,600 विलेज स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बोरोवर्स आर वुमेन एंड बिलोंग टू द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो आज की सिचुएशन है 1970s में वहाँ पे स्टार्ट हुआ है और 2018 तक आते आते 9 मिलियन वहाँ पे मेंबर जुड़ चुके हैं और 81,600 विलेज में बांग्लादेश में जो बैंक्स है वो पहुँच चुके हैं और बोरोवर्स
बोरोवर्स को सभी को यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। दिस बोरोवर्स हैव प्रोवाइड द नॉट ओनली आर पुअर वुमेन रिलायबल बोरोवर्स बट दैट दे कैन स्टार्ट एंड रन अ वेराइटी ऑफ स्मॉल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज सक्सेसफुली। और इसको देखते हुए जो बैंक है उनको लोन देता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, तो इससे इन लोगों में जो आत्मनिर्भर बनने की जो क्षमता है, इनको खुद का जो बिजनेस शुरू करना है उसमें मदद मिल गई है ना। ये मोहम्मद यूसुन प्रोफेसर हैं, द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, उनको जो नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2006 में। उनके एक स्टेटमेंट है, इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर अप्रोप्रिएटेड एंड रीजनेबल दैट मिलियंस ऑफ स्मॉल पीपल विथ देयर मिलियंस ऑफ स्मॉल परसुएट्स कैन एड अप द क्रेडिट एंड बिगेस्ट डेवलपमेंट वंडर। जो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गरीब लोगों को वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा दे देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम बन जाते हैं, और एक जो राष्ट्र होती है और वो खुद के लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट करते हैं, एक राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट करते हैं। तो ये उनका एक स्टेटमेंट है। एक छोटा सा चैप्टर था, बहुत प्यारा सा चैप्टर था, और इसी चैप्टर के साथ में हमने ये लेसन जो है कंप्लीट कर दिया सभी नोट्स के साथ में। तो आई होप आपने बहुत इंजॉय के साथ में इसको पढ़ा होगा, और पढ़ने के साथ में ही एक बार रिवाइज कर लेना, आप बुक से भी पढ़ते रहना और यहाँ पर भी समझ लेना। इजी सा चैप्टर था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाता है। लाइक ज़रूर करें, और अपनी कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट करें, और भी दूसरा कोई पूछना चाह रहे हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो में, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।